मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर किसी भी हिंसा पर सटीक बैठता है। वो कहते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दरअसल किसी भी हिंसा में भीड़ हिंदू मुसलमान नहीं देखती, खासतौर पर जब हिंसा किसी अफवाह से फैली हो। नागपुर में भी यही हुआ। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन में साजिश के तहत अफवाह फैलाई गई कि औरंगजेब की सांकेतिक कब्र, एक पुतला जैसा कब्र बनाया गया था, उस सांकेतिक कब्र यानी पुतले पर चढ़ी जो चादर जलाई गई उसमें कुछ धार्मिक चिन्ह थे। सीधा कोरा अफवाह। और उस अफवाह के बाद ये तस्वीरें देखने को मिली। सोशल मीडिया के जमाने में यह अफवाह देखते ही देखते पूरे शहर में फैलती चली गई और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। नागपुर जैसा शांत शहर कभी याद नहीं रखना चाहेगा जो कुछ हुआ है बीती रात। 2 घंटे तक उपद्रवी बेखौफ होकर आगजनी करते रहे, पत्थरबाजी करते रहे। दंगाइयों ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया। धारदार हथियार थे, कुल्हाड़ी, उपद्रवी तलवार लहराते दिखे। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये जो गाड़ियों में आप देख रहे हैं, इतने तो पत्थर पुलिस वालों ने इकट्ठा किए हैं। ये अचानक से तो नहीं आए होंगे। कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया, किसी कार को तोड़ा गया, कहीं कार को आग के हवाले कर दिया गया। सवाल है कि इस हिंसा की पटकथा किसने लिखी? चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आमतौर पर शांत रहने वाले नागपुर में कैसे एक अफवाह से निकली चिंगारी ने पूरे शहर को सुलगा दिया। लेकिन सवाल है कि अफवाह के बाद अचानक क्षेत्र विशेष में इतने उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ कैसे पहुंच गए? यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर झाली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तर मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? आप भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्द से ज्यादा अहमियत रखती है। नागपुर में हिंसा कैसे भड़की, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पत्थर पुलिस ने इकट्ठा किए हैं। पत्थरों से भरी इस गाड़ी को देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई हिंसा के लिए पत्थर पहले से जुटाए जा रहे थे? ऐसे ही अब तलवार लहराते इस दंगाई को देखिए। इसे देखकर ही लग रहा है कि इसके सिर पर खून सवार है। टीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। नागपुर हिंसा में 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 32 से ज्यादा पुलिस वाले नागपुर के महाल इलाके में कल रात हुई हिंसा में जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी भी हैं। वो अरेस्ट करने के लिए उनकी टीम के साथ में वहां पे गए थे, तो इसमें कोई क्रिमिनल जो है उसने उनके ऊपर अटैक किया। अब उसके ऊपर उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो है स्टोन पेल्टिंग में हमारे जो बाकी अधिकारी हैं, 2 और डीसीपी को हुआ है, जिसका एक लिगामेंट टियर हुआ है और दूसरा एंकल पे फ्रैक्चर हुआ है, तो वो पथराव में हुआ है। अब नागपुर में दंगा करने वालों को पहचान लीजिए। देखिए 8 तस्वीरों में कैसे पत्थरबाज नागपुर को अशांति की आग में झोंक रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में उपद्रवी साफ तौर पर दिख रहे हैं। अब पुलिस इन्हें फुटेज के आधार पर हिंसा करने वालों की पहचान कर उन्हें पकड़ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा में जख्मी डीसीपी से वीडियो कॉल पर बात कर उनका हाल जाना। उपद्रवियों ने डीसीपी पर कल हिंसा के दौरान कुल्हाड़ी से वार किया था। हातावर लागला। येस सर। अच्छा, मग आप प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चलो व्हेरी गुड। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे
समोर गेलात आणि सगळ्यांचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे. अब नागपुर हिंसा के पीड़ितों की जुबानी सुनिए हिंसा की कहानी. 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है. हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके, ऊपर बच्चे थे दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि छावा फिल्म की वजह से संभाजी महाराज की महानता और औरंगजेब की क्रूरता का सच्चा इतिहास सामने आया है. वहीं विपक्ष हिंसा के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है. छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत. औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय. या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे. उनके लोग हो गए दंगा कराने वाले. ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है. वहीं जूनियर ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने की कोशिश कर रही है, तो डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे दंगाइयों से बोले करारा जवाब मिलेगा. कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है. क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है. उनको बख्शा नहीं जाएगा. जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है. नागपुर हिंसा पर महायुति सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही. इस प्रकार के जो बयानबाजी जो कर रहे सरकार के नजदीक के लोग, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने हिदायत देना चाहिए कि इस प्रकार की बयानबाजी ना करें, ताकि महाराष्ट्र का वातावरण शांततापूर्वक बना रहे. जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं. जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए. ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? महायुति सरकार के लिए भी नागपुर में हिंसा होना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि नागपुर में संघ का मुख्यालय है. नागपुर सीएम फडणवीस का गृह जनपद भी है. नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सांसद है, इसीलिए विपक्ष इस हिंसा के बहाने कानून व्यवस्था पर निशाना साध रहा है. आज तक ब्यूरो. हमारे साथ खास मेहमान सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, जो इस चर्चा में शामिल होंगे. हमारे साथ वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM के जुड़ रहे हैं. आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और गुलाबचंद दुबे जी हमारे साथ प्रवक्ता एकनाथ शिंदे गुट के, शिवसेना के. हमारे साथ गुलाबचंद दुबे जुड़ रहे हैं. आइए जल्दी से आपको सुधांशु जी के पास लिए चलते हैं. सुधांशु जी के साथ ये तस्वीरें जरा दिखाइएगा. सुधांशु जी, एक मुहावरा भी बना हुआ है कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने हैं. अब बात तो औरंगजेब के खिलाफ, और समझ में आता है औरंगजेब क्रूर शासक, जो भी कहना औरंगजेब को करना हो कहिए, लेकिन बात वहां से पहुंचते पहुंचते गड़े मुर्दे उखाड़ने तक पहुंची, कब्र उखाड़ने तक पहुंची, और उसके बाद ये हिंसा हो गई. जवाबदेही किसकी है? सरकार आपकी है. महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? अंजना जी, जो आपने पहला वाक्य बोला है वही महत्वपूर्ण है. आज भारत 21वीं सदी में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है. अगर हम देखें इस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिशन का इसी बजट में विषय आया. एआई की बात है. अभी प्रधानमंत्री जी ने पेरिस में ग्लोबल एआई समिट को को चेयर किया है. इस दौर में कौन ये 17वीं शताब्दी के गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है? ये हमने उखाड़ा क्या? अबू आजमी समाजवादी पार्टी के ये उखाड़ के लाए. उसके बाद उखाड़ने में जुट गए कांग्रेस के राशिद अलवी, हमारी पार्टी के तो नहीं थे. फिर आ गए इमरान मसूद, वो बोटी बोटी फेम वाले. उसके बाद वो भी कांग्रेस के नेता, और औरंगजेब की कब्र पे फातिया पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी, जो राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र से महायुति की सरकार में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए वो आ गए. फिर तो अपना वो फेमस वाले ओवैसी साहब, जिनका फेम है कि योगी मठ में चले जाएंगे और जब मोदी हिमालय चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा. तो मैं पूछना चाहता हूं, इस 21वीं सदी में 17वीं सदी के मुर्दों को कौन उखाड़ रहा है? और उससे बड़ी बात,
मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, आज कितने दुख का विषय है कि एक ऐसी रोगी मानसिकता इस देश में आके बैठ गई है कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम समाज के नेता औरंगजेब के साथ खड़े हैं। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम समाज के नेता औरंगजेब के साथ खड़े हैं, मगर हिंदू समाज को देखिए तो वो एक निर्दयी क्रूर बादशाह के साथ खड़े हैं। यहां कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन भगवान के साथ नहीं खड़े थे। सोचने का विषय है गहराई से। और मैं कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में कौन सी मानसिकता आके बैठ गई है, यह भी सोचने की जरूरत है। केवल 80-85 साल पहले के जर्मनी में किसी भी आतताई को आज कोई जर्मन नहीं कहता कि एडोल्फ हिटलर और हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस और एडोल्फ आइकमैन मेरा हीरो है। आज कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि लॉर्ड वेलेजली से लेके लॉर्ड क्लाइव से लेके, इनको तो लॉर्ड कहना ही नहीं चाहिए, कि जॉर्ज फिफ्थ मेरे हीरो हैं। पता नहीं मुसलमानों में ये कौन सी मानसिकता है कि बाबर, तुगलक, औरंगजेब मेरे हीरो हैं। इस मानसिकता को समझाने की, पहचानने की और सुधार करने की जरूरत है, मगर वोट बैंक की सस्ती सियासत के चलते हुए सब इसको बढ़ाने में लगे होते हैं। अब इस घटना को देखिए आप। मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, यही वारदातें क्या जो नागपुर में आज दिख रही हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यही 2012 के मुंबई के आजाद मैदान में दिखा था, यही दिल्ली में दिखा था 2020 में, यही संभल में दिखा अभी पिछले साल, और यही कश्मीर में दिखता था। समझ में नहीं आता भाई एक ही वर्ग के सामने ये क्या प्रॉब्लम है कि निकल के आके भीड़ पे अटैक करने लगना। एक पैटर्न है। और अभी अंजना जी जब आपने कार्यक्रम शुरू किया था तो आपने बशीर बद्र का शेर बोला था कि बस्तियां जलाने में वक्त नहीं लगाता, बस्तियां बनाने में। सही बात है, बस्तियां बनाने में हजारों साल लगे थे। पिछले 80-90 साल से देश देख रहा है कि बस्तियां कहां उजड़ रही हैं। एक दौर में काबुल में 1/3 हिंदू सिखों की बस्ती थी, आज नहीं बची। रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची, ढाका, चिटगांव में नहीं बचे, कश्मीर में नहीं बचे। अब तो असम के आइए भारत में, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में नहीं बचे, मालदा 24 परगना में नहीं दिख रही है बस्ती, मल्लापुरम में नहीं बस्ती। हम कहते रहे कुछ बात है कि बस्ती दिखती नहीं तुम्हारी। अब तो मैं चाहूंगा काबुल, ढाका, पेशावर, लाहौर, कराची तो छोड़ो, अब तो कश्मीर से लेके मल्लापुरम तक और मालदा से लेके और धुबरी, बरपेटा, करीमगंज तक दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह घटना नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक सिम्टम है। यह सिम्टम एक गहरे रोग का है जिसे समझने की और इसके निवारण करने की जरूरत है, ना कि इसको बढ़ाने की जरूरत है। हालिया दिनों में वारिस पठान साहब, औरंगजेब परस्ती की पहली तस्वीर तब आई जब आपकी पार्टी के नेता, ये हमने तस्वीर भी बहुत अच्छा किया आपने दिखा दिया, ये देखिए औरंगजेब की मजार पर पहुंचे थे अकबरुद्दीन उमर। अब इस पे सवाल करूंगी तो आप उस पे जवाब नहीं देंगे, लेकिन ये जो चिंगारी का खेल होता है ये बुरा होता है। और ऐसा मतलब ऐसी क्या क्या वजह है? औरंगजेब परस्ती, औरंगजेब का फैन होने की वजह क्या है, जरा समझा दीजिए। खुद उसने जब लिखा है कि मैंने इतने मंदिर तोड़े, मैंने इतनी तबाही मचाई, उसके कोर्ट में लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड आलमगिरी में। क्यों आप लोग इतने औरंगजेब के फैन हुए पड़े रहते हैं साहब? चिंगारी वहीं से निकली थी और देखिए पहुंचते पहुंचते कहां पहुंची। मैं बताता हूं चिंगारी कहां से आई। तुम्हारा शहर, तुम्ही कातिल, तुम्ही मुंसिफ, तुम्ही मुद्दई, हमें यकीन है कसूर हमारा ही निकलेगा। अंजना जी, वायलेंस, हिंसा का हम कंडम करते हैं, हर इंसान खंडन करता है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, वो भी उस जगह पे नागपुर में जहां पे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नितिन गडकरी साहब का घर है, नागपुर का हेडक्वार्टर है, वहां पर इस तरह का हिंसा होना ये टोटल दिखाता है कि किस तरह महाराष्ट्र का प्रशासन, इंटेलिजेंस, पुलिस टोटल फेल है। अगर सुयोजित तरीके से ये लोग जो बोल रहे कि हिंसा की गई, तो क्या कर रही थी पुलिस प्रशासन? हाँ, सुयोजित तरीका एक था जो हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बार बार बोल रहे थे कि आपने जो अपने काफी सारे नफरती चिंटुओं को जो छोड़ दिया है ना, जो आए दिन ये अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं, मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहे हैं, कभी ये कर देंगे। राजा सिंह आता है हैदराबाद से 2 दिन पहले पूना में, उसने आग उगल के गया है, उन्होंने वहां पर आकर, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, राणे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, बोल बोल के थक गए, इनकी लगाम कसिए वरना महाराष्ट्र को अब आग में ढकेल दोगे। अब देखिए ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए, राइट। मगर औरंगजेब की बात लेकर आ गया अंजना जी, 400 साल पुराना वो चला गया। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के
भारतीय मुसलमान को औरंगजेब से क्या लेना देना है? अरे भाई खोदना है खोद के लेके चले जाओ, क्या कर लेंगे? खोद देने से डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो मेरे साथ दिखाए वारिस जी आप ही से सवाल है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने फला चिला फला सबका नाम लिया, अकबरुद्दीन ओवैसी पर आपकी जुबान सिली रही। मैं आपको दे देती हूँ ये मार्जिन, लीजिए, आप स्लिप रोड से निकलिए, जितनी कोशिश है निकलिए। लेकिन उन लोगों को नफरती चिंटू आप कह रहे हैं, तो अपनी पार्टी के उन नेताओं को क्या कहेंगे जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं? अच्छा, ये लोग जो लोग दिख रहे हैं तस्वीर में, इनके लिए भी तो शब्द बताइए, बोलिए ना ये कौन लोग हैं। अरे इससे भी आगे बढ़िए वारिस पठान, मैं तो आपको चुनौती देती हूँ, सुनिए इस शख्स को, आप सिहर जाएंगे। सुनाइए वो दुकानदार क्या बता रहा है, इसका आप इससे जवाब कीजिए, आप इससे बात कीजिए, इनकी बात सुनाइए, उसका जवाब वारिस जी आपको आज देना होगा। दीजिए इसका जवाब, जो आप हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं। सुनाइए जरा वारिस जी जवाब। भाईचारे से रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, और ये दुकान फोड़ने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए इतने लोगों की गाड़ी चलाना? और एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है। और कब तक है भाईचारे से? ये अगर हमारी दुकान फोड़ेगा, हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे ना, हमने थोड़ी ना उनकी एक दुकान को कुछ किया है। आपका कितने का नुकसान हुआ है? ये आप लाइन से देख लीजिए, पूरी रेस्टोरेंट हमारा है, वो वहां तक के पूरा बोर्ड वगैरह फोड़ा है। और ये पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है ना। पैसे का क्या है? ये कांच वाच फोड़ा ठीक है, रिप्लेस कर लिया, पर ये इज्जत की बात है। ऐसे आगे कोई भी फोड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा? और यहाँ चीज ये फोड़े, कल जाके घर में घुस के करेंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन। इसको जवाब दीजिए। अच्छा देखिए अंजना जी, कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा है, सब कंडेम कर रहे हैं, सब खंडन कर रहे हैं। और हुआ क्यों, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको भी पता है, वीडियो भी सब जगह वायरल है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वहां पर गए, पहले औरंगजेब के पुतले जला दिए, फोटो जला दिए, हर जगह के ऊपर, इनको कुछ नहीं मिला। तो वहां जाकर एक चादर थी जिसके ऊपर इस्लामिक आयतें लिखी हुई थी, वो वीडियो जो है दर्शा रहा है, फैला रहे हैं। और फिर कीजिए इनको। नहीं, वारिस पठान, आप प्रवक्ता हैं AIMIM के, आप प्लीज रिस्पॉन्सिबली बोलिए टेलीविजन पर। आप इस तरह से दंगा और हिंसा मत भड़काइए, क्योंकि यही अफवाह फैलाई गई थी कि वो जो कब्र की प्रतीकात्मक रूप से जो पुतला था, उस पर कोई भी ऐसी आयत वगैरह नहीं लिखी हुई थी। मत आप गलत बात फैलाइए, यही अफवाह फैलाई गई है जिसकी वजह से लोग निकले और हिंसा हुई है। इतना इररिस्पॉन्सिबल मत बनिए आप प्लीज। मैं आपसे थोड़ी देर में आऊंगी, थोड़ा सा गुस्सा अपना शांत कीजिए, बात को समझिए, अफवाह मत फैलाइए। कोई भी वजह जस्टिफाई नहीं कर सकता इस तरह की हिंसा को। आई एम सॉरी, मुझे आपका ऑडियो डिप करना पड़ रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट मत इस तरह की अफवाह फैलाइए। आनंद दुबे जी, मुझे याद है मेरे शो पे आप ही पहली बार कहते थे कि उसकी औरंगिया के मजार को उखाड़ दो, औरंगिया के मजार को समुद्र में डाल दो। अब देखिए, अब ये जो हो रहा है वो कहां पर पहुंची है बात। मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ कर कहां ले जाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? आपको भी पता है कि औरंगजेब की कब्र हटाने में क्या कानूनी अड़चने हैं। वो ASI संरक्षित स्मारक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? इस तरह की बात करते करते देखिए दुबे जी बात कहां आ गई है। अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। 23 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला। दिसंबर के पहले सप्ताह में इनकी सरकार बन गई। 3-4 महीनों में जिस प्रकार महाराष्ट्र की दुर्दशा इन महायुति वालों ने की है, आपसे भी नहीं छुपी है और राज्य की जनता से भी नहीं छुपी है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। दिसंबर के महीने में सरपंच संतोष देशमुख की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद अपराध, लूट, रेप के कितने केसेस बढ़ गए। इस सरकार को दायित्व और जिम्मेदारी मिली थी कि महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम बनाना, लेकिन कल जो हुआ 17 मार्च को, वो मन को भी दुखी करता है, हमारे राज्य का भी नाम खराब हो रहा है। बताइए, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी। पूरा महाराष्ट्र हर्षोल्लास के साथ कहीं झांकी मना रहा है, कहीं अपने कार्यक्रम रख रहा है, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम रख रहा है। पुलिस सड़क पर होती है, पुलिस सावधान रहती है, लेकिन उलट इसके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सदन में कह रहे हैं ये पूर्व नियोजित घटना है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे एक ट्रॉली पत्थर आ गए, गैस के गोले आ गए, तेजाब के गोले आ गए, तलवारें आ गई, क्या क्या बम गोले आ गए, इतने लोग 500 से 1000 की भीड़ आ गई। हमारे राज्य की निर्दोष जनता को अपमानित कर रही है, मार रही है, पीट रही है। 3 से ज्यादा DCP घायल हो गए, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई नॉर्मल आम शहरी घायल हो गए।
और हम विपक्ष होने के नाते इनसे सवाल पूछें तो ये कहेंगे नहीं नहीं, ये यूबीटी वाले जो है हिंसा की बात करते हैं। अरे आप क्या हमको दूसरा मणिपुर देना चाहते हैं? आप महाराष्ट्र को मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं? पिछले 1 साल से न कोई उद्योग धंधा वहां जा रहा है, न कोई पर्यटन वहां जा रहा है। वहां के नागरिक कैसे जी रहे होंगे वही लोग जानते हैं। वही हाल आप हमारा करना चाहते हैं क्या? जंगल राज की तरफ हमारे राज्य को आप ले जाना चाहते हैं? अंजना जी, मैं इन लोगों से कहता हूं 500 से 1000 लोग थे, अभी तक 50-60 लोग क्यों पकड़े गए? अरे बढ़ाइए ना कॉम्बिंग, उतारिए ना सेना को, पुलिस को, एक एक व्यक्ति को पकड़िए जो वहां पर दोषी था, एक एक गुंडे को, एक एक दहशतगर्द को पकड़ के डालिए जेलों में, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए ताकि एक संदेश जाए, एक उदाहरण बने कि ठीक है दंगा तो हुआ लेकिन दंगा के बाद दंगाइयों पर कड़ा अनुशासन हुआ। यह हमारा दायित्व है अंजना जी। हम विपक्ष में हम पूछेंगे, न तो हम मुख्यमंत्री हैं, न हम गृह मंत्री हैं, न हम सरकार में कोई मंत्री हैं। हमें जनता ने विपक्ष में रखा है तो हम तो आपकी आलोचना करेंगे। आपने सुधांशु जी से सीधा सवाल पूछा कि गड़े मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं, गोल 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 जर्मनी से लेकर भारत तक की बातें कर दी, लेकिन कानून व्यवस्था पर एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। अरे आपको जिम्मेदारी है भाई। गृह मंत्री मुख्यमंत्री नागपुर से हैं, नितिन गडकरी जी नागपुर से हैं, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, नागपुर एक महानगर पालिका है, हमारे महाराष्ट्र की उप राजधानी कही जाती है। अगर नागपुर सुरक्षित नहीं है, नागपुर का आम जनमानस सुरक्षित नहीं है, तो छोड़ देनी चाहिए कुर्सी आपको। आप ये बच के भाग नहीं सकते कि अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पुलिस ने जानकारी नहीं ले पाई, खुफिया एजेंसी को पता नहीं था। गुलाब चंद दुबे जी इसका जवाब दीजिए। उन्होंने शिंदे साहब को कोट किया, आज उन्होंने कहा सब बार बार बताया जा रहा है सुनियोजित साजिश। तो सुनियोजित साजिश भी रोकना तो सरकार की ही जिम्मेदारी है ना, विपक्ष थोड़ी रोकेगा। जी जी अंजना जी, जिस बेबाकी से हमारे भाई आनंद दुबे जी पूरा वर्णन कर रहे थे, हाँ। ये शर्मनाक की बात है। ये पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सडन तो साजिश बिल्कुल था। ये सडन साजिश 16 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली के उस क्षेत्र बनता है, वहां पे इमरान मसूद ये ललकार के कहता है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के आंदोलन करते हैं विशेष संप्रदाय के लोग। वहां सीधे सीधे स्पष्ट इमरान मसूद ये कहता है चीज के लिए कि खून की नदियां बहा देंगे, वहां पे हम लोगों को बलिदान करने की आवश्यकता पड़ेगी तो बलिदान दे देंगे। ये उसी का सडन साजिश के तहत नागपुर जो परिस्थितियां बदलती हैं, सुबह कुछ होता है, शाम तक 400-500 की संख्या में, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में पेट्रोल पंप, किसी के हाथ में तलवारें, और गोल टोपी पहन करके एक सांप्रदायिकता की तरफ, एकजुटता की तरफ इशारा करते हुए अब गाड़ियों को चलाया जाता है। जिस गाड़ी में भगवान के फोटो रखे थे, जो सनातन को मानने वाले हैं, और जिस घर में पत्थर चलाया जाता है, जिस घर को बर्बाद करने की सोची जाती है, वो कहीं न कहीं सनातनी होते हैं। इस सडन साजिश नहीं तो और क्या है? अभी कह रहे हैं कि पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं किया, पुलिस को बस सवाल खड़ा करें। 4 हमारे डीसीपी बुरी तरह से वो घायल होते हैं, 29 हमारे अधिकारी बुरी तरह से घायल होते हैं, और ये कहते हैं कि शासन और प्रशासन ने कुछ काम ही नहीं किया। ठीक है, 49 को पकड़ा जाता है। ठीक है सुधांशु जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सरकार की मंशा क्या है, इसके बाद आऊंगी वारिस जी, प्लीज होल्ड इट, और प्लीज आप अफवाह मत फैलाइएगा इस बार। सुधांशु जी, आपकी सरकार की सोच क्या है? क्योंकि न सिर्फ आनंद दुबे और शिवसेना की तरफ से, हमने उद्धव गुट की तरफ से सुना है कि मजार जो कब्र है वो हटनी चाहिए, कई जो हिंदू संगठन है वो भी कह रहे हैं। आपकी सरकार का स्टैंड क्या है? क्योंकि अगर एएसआई संरक्षक जगह है भी तो केंद्र सरकार इसको बदल सकती है, केंद्र सरकार या एएसआई इसे संरक्षित स्मारक को हटा सकती है उस दर्जे से, और उसके बाद से हटाने का प्रपोजल जो है राज्य सरकार को एएसआई या संस्कृति मंत्रालय की तरफ से भेजी जा सकती है। कई अब ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आ रहे हैं इस मैदान में, वो ये पूछ रहे हैं कि फिर अगर हटाना है तो देरी क्यों कर रहे हैं? अगर हटाना है तो जल्दी हटाइए। सरकार की क्या सोच है इस पर? देखिए, दोनों बिल्कुल साफ स्पष्ट करता हूं। पहले तो मैं आनंद दुबे जी को दे दूं, आनंद भैया, हमने तो कोई गोल गोल नहीं घुमाया था, हम तो सीधे वो नाम गिनाए थे कि किस किस ने औरंगजेब के गड़े मुर्दे उखाड़े। गोल तो आपने घुमाया। अरे सरकार हमारी है, पुलिस प्रशासन क्या करेगा ये हम तय करेंगे। आप ये तो बोल पाते कि वो भीड़ किसकी है, वो भीड़ कौन है जो ये कर रही है। मुझे याद है बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू जिसमें उनसे पूछा गया था कि सुना है कि इन दंगों में आपका हाथ है, तो उन्होंने बोला हाथ नहीं पैर है,
क्योंकि कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं। जो बाला साहब के पैर की धमक से हिल जाया करते थे, आज उनके पैरों में गिर पड़े हैं, इसलिए ये नहीं बोल पाते कि क्या बोलना चाहिए। अब अंजना जी, आपकी बात का जवाब देता हूं, जो एक टेक्निकल बात कही जा रही। पहली बात तो मैं कहता हूं कि किसी की कब्र क्यों उखाड़नी चाहिए, उसका भी मैं आधार बताता हूं। मैं पूछना चाहता हूं अपने विरोधियों से, आजादी के बाद भारत के तमाम जगहों पे लगी हुई क्वीन विक्टोरिया और किंग जॉर्ज और तमाम बड़े बड़े वाइसरायों की मूर्तियां उखाड़ी गई थी कि नहीं? क्यों उखाड़ी गई थी? गुलामी का प्रतीक माना गया था। इंडिया गेट पे जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति भले ही 1968 में, क्यों उखाड़ी गई? इसलिए उखाड़ी गई कि गुलामी का प्रतीक माना गया। तो पहली बात तो यह है कि जिन्होंने सहेज के रखा, चलो वहां तो औरंगजेब की कब्र औरंगजेब के जमाने में बनी थी मेरे भाई। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड टोक रही हूँ सर। कब्र हटाने के दौरान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बुलाए, ये उद्धव ठाकरे ने ललकारा है आपको सुधांशु जी। उद्धव ठाकरे का सरकार पर हमला, बीजेपी को हरे रंग से चिढ़ है तो झंडे से भी हटाएं, और अगर कब्र हटाना है तो फिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी बुलाएं। सुनिए क्या कहा है उन्होंने, फिर अपना जवाब पूरा कीजिएगा। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए की भी मांग कर रहे हैं। और इसी बातचीत में आगे उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बुला लीजिए, फिर कब्र उखाड़िए। जवाब दीजिए सुधांशु जी। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहला तो मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जिसे कहते हैं संगति में बैठ के व्यक्ति का कैसा मन भ्रमित हो जाता है। उद्धव ठाकरे जी, ये भारत के झंडे में हरा रंग इस हरे से मतलब नहीं है। वो हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, जो वंदे मातरम में कहा गया, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। मेरे भाई, कितना हरा चढ़ गया दिमाग पे कि हरा रंग जो हरियाली का प्रतीक था वो मुसलमानों का हरा नजर आने लगा। धन्य है भाई, ये तो भगवा रंग वाली पार्टी के ऊपर कैसा हरा रंग चढ़ा है, ये तो मेरे लिए समझ से परे है। अब मैं इसका टेक्निकल जवाब देता हूं, जो इन्होंने कहा उखाड़ देना चाहिए। जानते हैं अंजना जी, पेच क्या है? सिर्फ एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता तो कोई बात नहीं थी। 170 से अधिक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आजादी के बाद प्रोटेक्शन से हटाए गए, मगर 1973 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने इस पे दावा कर रखा है, और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का दावा तब तक खारिज नहीं हो सकता जब तक वक्फ बोर्ड की धारा 51 के अनुसार 2/3 वक्फ बोर्ड के सदस्य उस दावे को विड्रॉ न कर लें। फिर वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल से यदि हार जाए तो फिर कोर्ट में जाएगा। इसीलिए वक्फ बोर्ड का बिल पास होना पहले जरूरी है। तो ये इस प्रकार के अकारण अवांछित जो दावे हैं, वो सारे दावे जब खत्म होंगे तो समाधान निकलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं आनंद दुबे जी से, वक्फ बोर्ड पे समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? और इंडी गठबंधन वालों से कहिए, अगर वो कह रहे हैं उखाड़ना है तो वो समर्थन करें, ताकि वो दावा खत्म हो जाए। आज की डेट में ड्यूअल ओनरशिप है, जब ओनरशिप का मामला लीगली फंस जाता है तो कार्रवाई करने में मुश्किल होती है। बताइए वक्फ बोर्ड पे क्या स्टैंड? ठीक है, इस पर जरूर बोलिएगा, क्योंकि ड्यूअल ओनरशिप है। अभी देखिए 1973 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति उसे घोषित कर दिया गया, तब से डिस्प्यूटेड है, तो अभी ड्यूअल ओनरशिप है। एएसआई संरक्षित भी है, और अगर एएसआई ने अपना क्लेम छोड़ दिया तो पूरी तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। दुबे जी, और आप बार बार कहते हैं औरंगिया की कब्र को खोदो और उसको समुद्र में डालो, कैसे होगा? कितने आसान प्रश्न से आपने सुधांशु जी को देखिए लाया है। इनको औरंगिया की कब्र को तोड़ के फेंकना है, ठीक है, अच्छी बात है, हम सब यही चाहते हैं, लेकिन उसको तोड़ना भी नहीं है। क्यों? ये कहना है कि भैया यहां विवाद है, यहां पर वक्फ बोर्ड का विवाद है, यहां पर एएसआई का विवाद है। अरे भैया, केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है, राज्य में आपकी करीब करीब 8-9 वर्षों से सरकार है, किसका इंतजार है? क्या कहीं वैसा इंतजार तो नहीं जैसे भारत रत्न देना होता है वीर सावरकर जी को, जैसे भारत रत्न देना होता है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को? मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, काम भी नहीं करना है और तमाम भी करके रखना है। मतलब मुर्दे को गाड़ के भी रखना है और मुर्दे को हटाने की भी बात
बात करनी है। ये जो राजनीति की चालबाजियां है ना सुधांशु भैया, ये जनता आप देख देख के परेशान हो गई है। अरे आप मुद्दों पे बात ही करने तैयार नहीं है। आप 3-4 महीने से महाराष्ट्र में सरकार में आए थे, आपके ऊपर दायित्व था कि लाडली बहनों को 2100 रुपए आप देंगे, आपके ऊपर दायित्व था कि किसानों की आय दुगनी भी करेंगे, उनके कर्ज माफ भी करेंगे और उनको सालाना 15,000 रुपए भी देंगे। आप पे दायित्व था कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, नौकरियां नहीं पा रहे हैं, उनको सालाना 10,000 भत्ता भी आप देंगे। आपके ऊपर दायित्व था कि लाडली अपना हमारी जो आशा वर्कर्स बहनें हैं, जो हमारी आंगनवाड़ी चलाती हैं, उनको आप शक्तिशाली बनाएंगे। नहीं, ये सब नहीं करना है। केवल क्या करना है, हलाल मटन कौन खाएगा, झटका मटन कौन खाएगा, हिंदू मुसलमान कौन करेगा। अरे अब तो रंगों में भी आपने बांट दिया कि उद्धव ठाकरे जी को हरा रंग बहुत पसंद है। अरे हरा तो हमारे किसानों का रंग है, हमारी हरियाली का रंग है, हमारे मजदूरों का रंग है। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर मैं वारिस जी के पास आपको मुसलमानों से भी कोई सरोकार नहीं है, तो फिर हम करें तो करें क्या? उनके 3 आरोप हैं, तो कहें क्या? उनके 3 आरोप हैं। पहला कि आप मणिपुर बनाना चाहते हैं महाराष्ट्र को, काम के लिए आप सरकार में आए थे, आप काम छोड़कर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और तीसरा उनका कहना है कि आप उद्धव ठाकरे के बारे में ना बोले, हरियाली हरा किसानों का रंग है। सारे दर्शकों ने देख लिया कि कौन बचने की प्रयास कर रहा है। सीधा सा सवाल था कि वक्फ बोर्ड पे हमारा समर्थन करेंगे या नहीं, मगर स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट अपने को कहने वाली पार्टी ये न बोल पाई कि वक्फ बोर्ड पे वो हमें समर्थन करेंगे, यानी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं, और इधर उधर सब चले गए। तो जब हम काम करने आए तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं आनंद जी आपसे और जो लाखों दर्शक देख रहे हैं, बताइए इस महीने में महंगाई की दर कितनी है जो लेटेस्ट आई है फरवरी में? आज महंगाई की दर पिछले 78 महीने के सबसे कम 3.61% पे आई है, जबकि पूरी दुनिया में इस समय एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती चल रही है। पिछले मंडे को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में $1.7 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट में डूबा है। कितना डूबा है? $1.7 ट्रिलियन। और जो चाइना में जा रहा है वो इसलिए जा रहा है, चाइना 3 साल पुराने अपने स्टॉक्स के लेवल के ऊपर उसकी सेलिंग कर रहा है। महोदय बता दीजिए ना कितनी महंगाई की दर। और जहां तक हम काम कर रहे हैं वो काम वाले विषय तो हमने बहुत बनाए। मैंने तो आपसे कहा था, आपने गड़े मुद्दे उखाड़े, आपने उसका जवाब नहीं दिया। वक्फ बोर्ड के ऊपर है। और जहां तक बात है मणिपुर की, तो मैं कहना चाहता हूं मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, कितने मिनट मणिपुर पे बोले थे बताइए? अभी मणिपुर का अप्रोप्रिएशन बिल आज पारित हुआ है राज्यसभा में, जाके लोग देखें कि उन्होंने मणिपुर की आर्थिक स्थिति पर कितना बोला है, मणिपुर के राजनीतिक विषयों के ऊपर बोला है। मोदी जी की सरकार के खिलाफ पिछली लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पे लाए थे, 5% मणिपुर पे नहीं बोला था, सब इधर उधर की बात बोली थी। इसीलिए भैया उद्धव जी को सिर्फ ये सलाह दीजिए कि विचारधारा बदलना आसान नहीं होता है साहब, इतना आसान नहीं है कि आप एक रंग पे दूसरा रंग चढ़ा लेंगे। भगवा तो वो होता है जो अटल जी ने कहा था, गगन में जो लहरता भगवा हमारा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं उसके ऊपर हमने नहीं कहा, आपने अच्छा बोला कि हरा रंग हरियाली का, हरियाली मानिए भाई। उद्धव ठाकरे की विचारधारा पर लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन हर बहस का अंत इसी बात से होगा कि आप सरकार हैं, आप सरकार हैं साहब, और कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। सुनियोजित साजिश हो, कुछ हो, ये सब पकड़ना आपकी पुलिस का काम है। लेकिन वारिस जी नफरती चिंटू, तरह तरह के शब्द आपने, लेकिन इनको दंगाई बोलने से आप बच रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और आप जस्टिफाई कर रहे हैं, अफवाह मत फैलाइएगा सर। मैंने पहले भी आपको बोला, प्लीज डू नॉट रिपीट इट ऑन टीवी, प्लीज सर। कर्नाटक महाराष्ट्र से आगे निकल। वारिस जी अच्छा सुनिए, सुधांशु जी ने यहाँ पर बैठ के 15-20 मिनट में सारी बातें कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत की एक वजह है छावा फिल्म, छावा फिल्म की वजह से काफी नफरत फैल चुकी है महाराष्ट्र में। और वहां पे उनके उप मुख्यमंत्री जो शिंदे जी है, शिंदे जी बोलते हैं कि आपको इसलिए जाना तो छावा फिल्म जाके देखो। अब क्या करना चाहिए, इसके भाषणों का क्या करेंगे आप अंजना जी? इनके भाषणों पर रोक लगाएंगे नहीं लगाएंगे? क्या भड़काऊ नहीं है? एक बोलता है कि उसकी वजह से अंगार फैल रही है, उसकी वजह से आक्रोश फैल रहा है, दूसरा डिप्यूटी सीएम बोल रहा है कि नहीं आप जाके छावा फिल्म देखिए, आपको हिस्ट्री मालूम करिए। तो यही हम बोल रहे हैं ना कि भाजपा की सरकार की नीयत में खोट है। वो खुद चाहती है कि महाराष्ट्र में तनाव बढ़े, तनाव का पूरा पोलराइज हो, पोलराइजेशन का फायदा हो, उसमें उनको मिल गया औरंगजेब। वो समाजवादी पार्टी का एक एमएलए ने बजट के पहले
पहले दिन आके उनको इतना बड़ा झुंझुना दे दिया। आज 16-17 दिन हो गए, पूरे मुद्दों से ध्यान भटका दिया। मुंडे के मर्डर के ऊपर से ध्यान भटक गया, पूना रेप के ऊपर से ध्यान भटक गया, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर से ध्यान भटक गया और औरंगजेब की कब्र के ऊपर आ गया। अरे सुधांशु भाई, उठा के ले जाओ ना, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक अर्जी करो, सेंट्रल गवर्नमेंट हटा देगी। आप कब्र खोद के ले जाओ, उसमें वक्त का कहां से कब्र में से निकालना है? जमीन तो इतनी बड़ी है, वहां पे खाली आपको कब्र लेके जाना है। अच्छा, ले जाने के बाद में सुधांशु जी मैं आपसे सवाल करूंगा, उनको निकाल के ले तो चले जाएंगे, भारत के मुसलमानों को कोई वो नहीं है कि आप ले जाओ रख दो। क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? क्या वारिस पठान के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा? क्या 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का जो शेयर बाजार के अंदर लफड़ा हो गया, पब्लिक के गुम गए, बेचारे पब्लिक रास्ते पे आ गई, क्या उनको पैसा मिल जाएगा? क्या देश अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर लेगा? अगर करता है, चलिए सुधांशु जी, मैं आपके साथ चलता हूं, हम दोनों मिलकर खोद के निकाल के ले जाएंगे। चलिए, ये खाली अफवाह और भरम फैलाने के लिए, पर मतभेद के लिए, पर कैसे चमत्कार कैसे करते हैं? एक तरफ आप ऐसी स्थितियों में पेट्रोल छिड़कने के लिए पेट्रोल का डब्बा भी लेके घूमते हैं और फिर टीवी पे आके आप बड़ी ज्ञान वाली बातें करते हैं। तब तो समझ लगता है कि आप कितना एकदम चाहते हैं कि सब शांति व्यवस्था बनी रहे, वरना आप क्यों इस तरह की बात करते हो? और अब तो मुझे ये भी पूछना पड़ेगा कि कहीं आप लोगों ने तो कल ये बात नहीं फैलाई थी, क्योंकि पुलिस का ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है कि किसी ने अफवाह फैलाई कि उस चादर पर धार्मिक सिंबल्स थे, इसकी वजह से हिंसा फैली है। इस तरह की बात बोलने से पहले आपको बचना चाहिए। ये कोरी अफवाह है। पेट्रोल का डब्बा लेके आप घूमते रहते हैं और फिर बताते हैं कि सरकार करा रही है सब कुछ। तो दूसरी तरफ से भी तो आग लगाने वाला कोई है ना, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हुई है। इसका पॉइंटेड जवाब दीजिएगा वारिस जी। अंजना जी, पेट्रोल का अखर टैंकर लेके बीजेपी घूम रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री बार बार इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमको नहीं लगता कोशिश कर रहे हैं। उनकी सुधांशु जी जवाब दीजिए। इस तरह के बयानबाजी होती है। छावा फिल्म को लेकर ये बवाल हो रहा है, छावा फिल्म को लेकर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई संभालिए ना स्थिति को। आप सरकार है, ये हर जगह बताते रहना कि सुनियोजित साजिश है, ऑर्गेनाइज्ड है। अरे तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी रोकना आप ही का काम है ना सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। देखिए, जो इन्होंने छावा में कहा, छावा से किसी की भावनाएं कैसे आहत हो रही हैं? शहीद आजम भगत सिंह पे जो फिल्म बनी थी, मैं पुरानी वाली मनोज कुमार की भी बात कर रहा हूं, उसमें दिखाया गया था कि कैसे अंग्रेज उनको प्रताड़ित कर रहे थे, कोड़े मार रहे थे, घावों पे नमक छिड़क रहे थे, बर्फ की सिल्लियों पे। तो किसकी भावनाएं भड़क गई भाई? किसी ईसाई की भावना भड़की क्या? यही मैं कहना चाहता हूं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर कभी भी औरंगजेब की कब्र निकले तो उसके अंदर से जो भी कंकाल निकले उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए और डीएनए टेस्ट करा के उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके रख ली जाए और वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को दी जाए। मेरे भाई जरा मैप करवा के देख लो कोई कनेक्शन है या नहीं। जो मैंने बोला कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने तो कह दिया कि उनके जेनेटिक सीक्वेंसिंग में इंडियन डीएनए आ रहा है, ये वाले पता नहीं कहां से उज्बेक, मंगोलो, अरब डीएनए लेके बैठे हुए हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज ये कह रहे बात है तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 2012 मुंबई का आजाद मैदान अमर जवान ज्योति ऐसे तोड़ी गई थी और दर्जनों चैनलों की उस समय ओबी वैन तोड़ी गई थी। क्यों तोड़ी गई थी? कि बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान मारे जा रहे हैं, इसके लिए मुंबई में अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी गई थी? जबकि बाद में वो खबर झूठी निकली। जो फेसबुक पे पोस्ट थी वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोग थे। 2012 आजाद मैदान, ये जहनियत वही है। कितने ही चैनलों की ओबी वैन तोड़ी गई थी। यानी मार धाड़ तोड़ फोड़ करना और अपने को कानून से ऊपर समझना, अपने को विदेशियों के साथ जोड़ के रखना। मेरे भाई वारिस जी, सिर्फ ये बता दो, छावा फिल्म में संभाजी महाराज के साथ हुए अत्याचार दिखाने से कि अगर औरंगजेब कर रहा था, किसकी भावना आहत हुई और क्यों आहत हुई, मुझे बता दीजिए वारिस जी। अरे तो ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा है कि छावा फिल्म की वजह से यहां पर काफी नफरत फैली है। और उसके ऑपोजिट में शिंदे साहब ने कहा है कि छावा, अगर लोगों को हिस्ट्री मालूम करना है तो छावा फिल्म जाके देखो। यानी आपको पता है कि फिल्म से आग जनी हो रही है, फिल्म के अंदर ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है जिससे नफरत फैल रही है। तो आप फिल्म को क्यों नहीं रोकते? क्यों आप चाहते हो नफरत फैलाना? क्यों चाहते हो नफरत फैलाना? अरे भावना आर्ट नहीं होगी, भावना हमारा आपकी आस्था, मेरी आस्था नहीं। अरे भाई भावना, मैं तो औरंगजेब की तायद नहीं कर रहा हूं। आप एक फिल्म के चक्कर में आपको 400 साल पीछे ले गए और आप 400 साल के गड़े मुर्गे खोल के आप आज के मुसलमानों को हैरान करोगे। आप आज के भारत के मुसलमानों से बदला लोगे अगर 400 साल पहले किसी ने क्रूरता की उससे।
ये बोलना है आपका क्या कि हम बदला लेंगे 400 साल बाद आज के भारत के मुसलमानों से, क्योंकि औरंगजेब ने उस टाइम ऐसा किया था हमारे साथ। अरे वो जो किया उसको उखाड़ के ले जाओ। ये नफरत फैलाना छोड़ो। आपकी नफरत की वजह से आज नागपुर जल रहा है। आज नागपुर जा कभी हिंसा नहीं हुई। वारिस जी, आपकी पॉलिटिक्स को सब जानते हैं। ऐसे ये जो आप बोल रहे हैं ना, जब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी महाराज किया जा रहा था तो किसको किसको पेट में दर्द हो रहा था, ये सबको पता है। आपकी पार्टी वहां अच्छे खासा जमीन पर अपना पॉलिटिक्स करती है। इस पर तो आप जवाब देंगे नहीं, इस पर जवाब देंगे नहीं। 51 है और 104 ए है वक्फ कानून की धारा, जिसकी वजह से उस कब्र को कुछ नहीं किया जा सकता है। समझ गए? तो कानून के तहत ही चलना पड़ेगा। वही वक्फ बिल जिसका आप विरोध करें। अरे छावा फिल्म आपको अच्छी लगी क्या? देखिए आपने वारिस जी? एक लाइन बोलता हूँ, एक बार ये फिल्म के बारे में रिव्यू देंगे। मैं नहीं देखता, मैं आलतू फालतू। वो अच्छा, वो आलतू फालतू फिल्म है, बिना देखे आपको पता चला नहीं है पिक्चर पर। मैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो कहा मैं नहीं देखता ये सब। कौन लोग हैं जो आहत हो रहे हैं? केरला फाइल, कश्मीर फाइल, कौन लोग हैं जो आहत हो रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए। कौन लोग हैं या आप आहत करवा रहे हैं सबको? देश का नागरिक। मैं तो बोल रहा हूं हिंदू भी आहत हो रहा है, मुसलमान भी आहत हो रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म की वजह से देश भर में नफरत फैल रही है और मेन विकास के मुद्दे से पूरा ध्यान भटका दिया है। ये फिल्म ने भाजपा की सरकार को महाराष्ट्र में तो बचा लिया। 13 दिन से कोई बजट सेशन में चर्चा नहीं हो रही है। सारे जल्दी से सुधांशु जी, टाइम कम है। और उनको समाजवादी का एमएलए मिल गया, बी टीम उनका। बस जल्दी से मैं बताना चाहता हूं, पहली बात तो मुझे इस बात पे घोर आपत्ति है कि वारिस पठान ने यह कहा कि छावा फिल्म आलतू फालतू है। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके लिए कहा गया है कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महाप्रतापी, परम प्रतापी, महापराक्रमी एक ही शंभू राजा था। और वारिस पठान जी, हम नहीं जोड़ते मुसलमानों को मुगलों से। आपके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। वो हम कौन है भाई जिसने 800 साल हुकूमत की? किसने कहा था कि आगरे का ताजमहल किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया? बाप आप मानते हैं, हम नहीं मानते कि भारत के किसी मुसलमान का बाप मुगल है या औरंगजेब है, मगर जिन्होंने बाप बनाया है वही आग लगा रहे हैं। उन्हीं की भावना आहत हो रही है और उनका साहस इस सीमा तक है। बात यहीं पर काटनी पड़ रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई है नागपुर में, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखिए।